हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याश्ता मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स से आप क्या समझते हैं? एंजाइम्स मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को तेजी से करा सके। ठीक है, तो एंजाइम वैसे दो तरह के होते हैं, जो है पॉजिटिव रेगुलेटर भी हो सकता है, नेगेटिव रेगुलेटर भी हो सकता है। जो रिएक्शन को एक्टिवेट करे उसे एक्टिवेटर कहेंगे, और जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करे वो पॉइजन की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो एंजाइम्स जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सारे एंजाइम्स अलग अलग तरह के होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं कि कौन से एंजाइम किस पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ओवरऑल करता क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके वजह से जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एकदम सिंपल जो है इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो एंजाइम्स को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सबसे पहले एंजाइम्स के अंदर ये चीज समझेंगे कि नॉमेनक्लेचर किस तरीके से एंजाइम्स का होता है। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब जो एंजाइम्स हैं उनके जो नेम्स होते हैं वो किस बेसिस पर रखा जाता है। क्या इसका कोई पर्टिकुलर जो है वो तरीका होता है, क्या कोई स्पेसिफिक रूल है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके कुछ रूल्स को सेट की है, जिसके अकॉर्डिंग ही एंजाइम्स के नाम होते हैं। ज्यादातर अगर हम लोग सिंपली समझा जाए तो एंजाइम जो है, एंजाइम्स के जो कॉमन नेम है वो इस चीज पर पड़ता है कि किस सब्सटेंस के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो अगर वो उस सब्सटेंस पर एक्ट कर रहा है तो उसका जो नाम है स्टार्टिंग का उसे ले लेते हैं और लास्ट में एज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लैक्टेज जानते होंगे। लैक्टेज है क्या? लैक्टेज एक एंजाइम है। ठीक है, ये लैक्टेज किसके ऊपर एक्ट करता है? लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है, हाइड्रोलाइसिस कराता है और इसे तोड़कर लैक्टेज और ग्लूकोज को देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है जिसमें लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर जो है ये फंक्शन कर रहा है और इसको तोड़ने का काम कर रहा है, किसमें? लैक्टेज में और ग्लूकोज में। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिस सब्सटेंस के ऊपर ये एक्ट करता होता है एंजाइम, उसके कुछ स्टार्टिंग के लेटर्स ले लिए जाते हैं और उसके लास्ट में एज वर्ड ऐड कर दिया जाता है, और ये कॉमन तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर का। लेकिन हाँ, एंजाइम्स को सिस्टेमिक नेम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर इनका होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो है कॉमनली अगर हम लोग देखें तो उनका नाम जो है उस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है जिसके ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं। कौन सा एंजाइम किस तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर कैटालाइसिस का प्रोसेस कर रहा है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नेम्ड उन्हें जो है, उन्हें जब डिस्कवर किया गया था तो उनका जो नेमिंग था वो बहुत ही पहले रख दिया गया था। एक सिस्टेमिक वे के अकॉर्डिंग जो सिस्टेमिक नेम आया हम लोग समझते हैं, जिसमें रूल्स हैं कि किस तरीके से नाम रखा जाना चाहिए, उससे पहले ही इन एंजाइम्स का नाम ये पड़ गया था और इस वजह से आज भी इनका यूज इसी तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सारे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका नॉमेनक्लेचर जो है सिस्टेमिक नेमिंग जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही ये नाम रखे दिए गए थे
और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं। एडिंग सफिक्स, एडिंग सफिक्स मतलब एडिंग सफिक्स इज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट द एंजाइम्स आर नेम्ड। ठीक है, तो सफिक्स को ऐड करने के बेसिस पे भी एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर किया गया है। बहुत सारे तरीके हैं, देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है नोमेनक्लेचर किया गया है। पहली चीज तो ये कि सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करके नाम रखा गया है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, कुछ तरीकों के अकॉर्डिंग। जब ये सिस्टेमिक नेम सिस्टम नहीं आया था उससे पहले ही कुछ एंजाइम्स के नाम रख दिए गए थे, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह। और फिर एक सफिक्स, बाय एडिंग सफिक्स सिस्टम में क्या होता है, जैसे प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, तो सफिक्स क्या होता है, लास्ट में ऐड किया जाता है ना किसी वर्ड के। तो इसमें क्या होता है, एज सफिक्स जो है वो ऐड किया गया है इस मेथड के अकॉर्डिंग। और किसमें एज ऐड किया जाता है, तो किस तरह के सब्सटेंस के ऊपर वो एंजाइम कैटालाइसिस करा रहा है उसके ऊपर, उस नेम के अकॉर्डिंग लास्ट में एज ऐड कर दिया जाता है। और इस नोमेनक्लेचर का जो तरीका है, इसमें क्या किया जाता है कि सफिक्स में लास्ट में एज ऐड करके जो एंजाइम का नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम लोग माल्टेज के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोलाइसिस होती है किसकी, माल्टोज की, तो हाइड्रोलाइसिस हो रही है मतलब वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज होता है। तो माल्टेज का अगर आप नोमेनक्लेचर देखें तो ये माल्टोज के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आगे का जो वर्ड है वो माल्टोज से लिया गया है, दैट इज माल्ट। एंड लास्ट में जो सफिक्स है वो एज ऐड कर दिया गया है और इस एंजाइम का नाम क्या पड़ गया है, माल्टेज पड़ गया है। माल्टेज करता क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराता है और माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब 2 ग्लूकोज के यूनिट में तोड़ता है। तो इसे आप नोट करिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से ये ऐड करते हैं और किस तरीके से ये जो है इनका नोमेनक्लेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोज सब्सटेंस का नाम है और लैक्टेज एंजाइम का नाम है। ये करता क्या है, जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये लैक्टोज और ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोडक्ट देता है। माल्टोज जो है सब्सट्रेट का नाम है और एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करता है, माल्टेज, और ये क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है। सेलुलोज जो है वो सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर सेलुलेज एक्ट करता है और वो जब तोड़ता है, हाइड्रोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज के यूनिट्स देता है। लिपिड जो है जो कि एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है लाइपेज और ये जब टूटता है तो क्या देता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है, तो क्या चीज में ये टूट रहा है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। स्टार्च जो है एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है एमाइलेज और ये तोड़ता किसमें है, माल्टोज में। प्रोटीन जो कि सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर एंजाइम जो है वो है प्रोटीएज और ये तोड़ता है पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन को। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। जहाँ पे एज सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया गया है ये बताया जा रहा है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से एंजाइम्स जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं, तो जो सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन है वो डेवलप किया गया था IEC द्वारा और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जो कि क्लासिफिकेशन की है किस चीज का, एंजाइम्स का। अब ये जो है क्लासिफिकेशन वो इस चीज पर डिपेंड किए करता है कि एंजाइम किस तरीके का रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनको एक क्लास में रखा गया है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन का काम
करते हैं तो उनको दूसरे क्लास में रखा गया है। तो एंजाइम के काम के अकॉर्डिंग एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन जो है वो इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो इस क्लास में जो मेजर क्लासेस हैं, जो इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन कितने क्लासेस में एंजाइम्स को क्लासिफाई किया है, तो वो क्लासेस हैं 6। ठीक है, तो 6 क्लासेस में इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो एंजाइम है उसको क्लासिफाई किया है। अब ये कौन कौन से हैं, ठीक है, चलिए अभी पढ़ेंगे। अब फर्दर ये तो एक चीज हो गई कि क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन यहीं पे नहीं रुकती है। फर्दर ये क्लास के और भी सब डिवीजन हुए हैं, जैसे कि हर क्लास के फर्दर जो है सब क्लासेस हैं। ठीक है, उस सब क्लास के अंदर सब क्लासेस हैं और इस तरीके से एक ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के बेसिस पे एक क्लास के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स को रखा गया है। तो इसे आप नोट करिए। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं हम लोग कि ये जो इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन है वो काम के अकॉर्डिंग किस तरीके का जो रिएक्शन है उसको वो एंजाइम परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस पर ये जो है 6 क्लास में इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो है वो डिवाइड किया हुआ है। फर्दर इस 6 क्लास के अंदर ऐसा नहीं है कि बस ये 6 क्लास है और बस, इसके अंदर भी और भी सब डिवीजन किया गया है, जैसे कि एक क्लास के अंदर और भी बहुत सारे जो है सब क्लास होते हैं और हर एक सब क्लास के अंदर फिर जो है सब क्लास होता है और इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एंजाइम जिस कैटेगरी में फिट होता है उसमें उसे रखा गया है। तो इतने सारे क्लासिफिकेशंस के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स जो हैं वो रखे गए हैं। अब कौन सा एंजाइम किस क्लास के अंदर आता है, अगर वो उस क्लास में है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़े तो सबसे पहला जो क्लास है वो कहलाता है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। दूसरा जो क्लास है वो होता है ट्रांसफरेजेस। तीसरा जो क्लास है वो होता है हाइड्रोलेजेस। चौथा जो क्लास है वो है लाइएजेस। पांचवा जो क्लास है वो है आइसोमरेजेस। छठा जो क्लास है वो है लाइगेजेस। तो जो सबसे पहला जो क्लास है एंजाइम्स का भी हम लोग पढ़े ना कि 6 क्लास में रखा गया है, तो सबसे पहला जो क्लास है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर जो कि कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है वो रिएक्ट करते हैं, किस टाइप ऑफ रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन होता है, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसके लिए सबसे परफेक्ट टर्म जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली क्लास समझ में आई, ऑक्सीडोरिडक्टेज किस तरीके के रिएक्शन टाइप में इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस का, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो है क्लास ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करता है, ये ऐसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है या ये ऐसे रिएक्शन को कराता है जिसके अंदर जो ग्रुप्स है ना, केमिकल ग्रुप्स, उनका ट्रांसफर करने का काम चलता है। जैसे आप जानते होंगे
कि कोई भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल ग्रुप्स, उनके जो वेरियस जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या केमिकल ग्रुप्स हैं वो अटैच रहते हैं। अब रिएक्शन के समय क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है ना, तभी तो नया सब्सटेंस बनेगा। तो इस तरीके का केमिकल रिएक्शन जहां पे मूवमेंट होता है, जहां पे मूवमेंट जो है वो एंजाइम कराता है केमिकल ग्रुप्स का, वो एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, वो एंजाइम्स कहलाते हैं ट्रांसफरेजेस। ठीक है, ट्रांसफरेजेस के अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तीसरा जो क्लास है वो है हाइड्रोलेजेस का। हाइड्रोलेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस का काम कराते हैं। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है वहां पे ये हाइड्रोलेजेस इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में, उनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है with the transfer of the functional group of the water molecule। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो भी केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है उनके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनका टूटने का काम होता है। और ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है। अब वाटर में जो उसका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH, उसके थ्रू ये जो हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है वो होता है, और जो भी कंपाउंड इन्वॉल्व है हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन में वो अपने स्मॉलर यूनिट्स में टूटते हैं। तो ये जो है ऐसे एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलाइसिस को कराते हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं, हाइड्रोलेजेस के अंदर रखे गए हैं। अब हाइड्रोलेजेस के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो लाइसोजाइम जो है वो हाइड्रोलेजेस का एग्जाम्पल है। उसके बाद चौथा जो क्लास है वो है लाइएजेस का। लाइएजेस क्या करते हैं, ये जो है नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं। मतलब ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉन्ड को क्लीवेज करने का जो रिएक्शन है उनमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनका जो बॉन्ड क्लीवेज का रिएक्शन है उसमें वाटर के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब ये भी बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं, उस तरह के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही है, यहाँ पे वाटर का यूज ये लोग नहीं करते हैं। और ये जो है लाइएजेस के अंदर ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो कि नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है फ्यूमारेज। उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम के क्लास है दैट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आइसोमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। ये आइसोमराइजेशन कराने में हेल्पफुल होता है, इस वजह से इसका जो नोमेनक्लेचर है, इसका जो क्लास है वो क्या कहलाता है, आइसोमरेजेस कहलाता है। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि आइसोमराइजेशन का प्रोसेस कराते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आइसोमरेजेस। उन्हें जो है आइसोमरेजेस की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा गया है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आइसोमरेजेस नहीं, उन्हें आइसोमरेजेस के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उनके नोमेनक्लेचर तो उनके वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, कौन सा क्लास है, कौन सा सब डिवीजन है, कौन सा सब क्लास है, फिर कौन सा सब क्लास है, फिर एक पर्टिकुलर जो है वो नंबर दिया रहता है, नंबर दिया गया रहता है हर एंजाइम को, तो उस अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर होगा। लेकिन हाँ, अगर उस एंजाइम की क्लास की बात की जाए तो अगर वो आइसोमराइजेशन के रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जो है किसके अंदर, कौन से क्लास के अंदर रहता है, दैट इज आइसोमरेजेस। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये किस क्लास के अंदर आता है, आइसोमरेजेस के अंदर आता है। फिर जो लास्ट क्लास है दैट इज लाइगेज। लाइगेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जहां पे न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन द सब्सटेंसेस, और यहाँ पे ये किस चीज के हेल्प के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ATP।
ठीक है। तो एनर्जी करेंसी का यूज करके, एटीपी का यूज करके लाइगेसेस करते क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करते हैं। किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो लाइगेसेस के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करें तो इसका एग्जांपल जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग पढ़े तो क्लासिफिकेशन जो है वो है 6 एंजाइम्स के अंदर। पहला जो क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरा है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस जो है वो केमिकल ग्रुप्स को विद इन दैट मॉलिक्यूल ट्रांसफर करने का काम करता है। तीसरा जो है वो है हाइड्रोलेसिस, जो कि हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। विद द हेल्प ऑफ वाटर वो बॉन्ड क्लीवेज करने में हेल्पफुल होते हैं। चौथा जो है वो है लाइएजेस। लाइएजेस भी बॉन्ड क्लीवेज करने के जो रिएक्शंस हैं या रिएक्शन टाइप्स हैं उनमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है। और पांचवा जो क्लास है वो है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस क्या करते हैं, आइसोमरेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आइसोमराइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। छठे जो है वो है लाइगेसेस। लाइगेसेस मतलब ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं और इसमें ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो एंजाइम्स के अंदर जो एक और कंसेप्ट या एक और जो टॉपिक आता है दैट इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एंजाइम को फंक्शन किस तरीके से करते हैं उसके बेसिस पे बताया गया है कि आखिर जो एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से सबस्ट्रेट से ऐड होते हैं, उससे अटैच होते हैं, फिर किस तरीके से जो है वो रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और कैसे प्रोडक्ट्स को देते हैं। तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो एक मॉडल है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एंजाइम्स जो है वो अपने सबस्ट्रेट से ऐड होते हैं। ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमिल फिशर द्वारा 1894 में दिया गया था। इसमें लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो ये चीज बताता है कि एंजाइम के पास एक साइट होता है दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। ठीक है। एंजाइम्स के पास, हर एंजाइम्स के पास उनका अपना खुद का एक एक्टिव, एक क्या मतलब उनके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइट वो साइट होता है जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो है बाइंडिंग करता है और सबस्ट्रेट को अपने से अटैच करता है। और इस मॉडल के अंदर ये बताया गया है कि एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम्स का ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है और एक पर्टिकुलर शेप में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किसी भी तरह का जो चेंज है एक्टिव शेप, एक्टिव साइट में, वो एंजाइम के एक्टिव साइट में रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में किसी भी तरह का जो शेप में चेंज है वो नहीं होता है। और इस वजह से ये जो एक्टिव साइट है वो उस सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री होता है, जिसके वजह से वो सबस्ट्रेट इससे आकर के अटैच होता है। लॉक एंड की में क्या होता है, जैसे कि हर जो ताला होता है उसका एक पर्टिकुलर चाबी होता है ना, क्योंकि उसके जो शेप है उसमें वही पर्टिकुलर शेप ऑफ दो जो चाबी है वही फिट होता है, जिसकी वजह से वो लॉक जो है वो बंद होता है या फिर खुलता है। उसी तरह एंजाइम्स जो है उनके पास भी एक साइट होती है। वो क्या साइट कहलाती है, वो कहलाती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड शेप का होता है, रिजिड इन नेचर होता है और उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ये जो एक्टिव साइट है ये कंप्लीमेंट्री होता है सबस्ट्रेट के शेप से, और जो शेप सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर फिट बैठता है उसी से एंजाइम जो है वो अटैच होता है, उसमें जो भी रिएक्शन कराता है, फिर रिएक्शन करने के बाद फिर प्रोडक्ट को दे देता है और फिर उससे अलग हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे बहुत तरह के सबस्ट्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बहुत अलग अलग शेप्स के, और ये है एंजाइम।
ठीक है। और ये एंजाइम का ये जो है ये है एक्टिव साइट। तो ये किस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर, किस तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर जा करके अटैच होगा, ये इस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर ही जाकर अटैच हो पाएगा, उसी के ऊपर रिएक्शन को करा पाएगा जिसका जो एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग इसका जो इस सबस्ट्रेट का जो साइज शेप है वो इसके एक्टिव साइट के कंप्लीमेंट्री होगा, तभी ये इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा, इसके एक्टिव साइट पे इससे अटैच होगा, रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगा और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बताया जाता है कि किस तरीके से लॉक एंड की मॉडल द्वारा ये बताया गया है कि किस तरीके से जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन को करते हैं और एंजाइम के जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से सबस्ट्रेट के जो शेप है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के जो हम लोग के क्लासेस रहेंगे उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद जो एक और मॉडल है जो कि एंजाइम के फंक्शंस को बताता है और ये बताता है कि किस तरीके से एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है, किस तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो बहुत ही ज्यादा रिसेंट मॉडल है और इसको जो इसके बारे में जो बताया गया है वो किस साइंटिस्ट द्वारा बताया गया है, दैट इज कोसलैंड। तो कोसलैंड जो है डैनियल कोसलैंड, उन्होंने प्रपोज किया था इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल में ये बताया गया है कि जो एक्टिव साइट होता है वो एग्जैक्टली कंप्लीमेंट्री नहीं होता है और ये चेंज हो सकता है टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। मतलब कि इसमें ये चीज बताई गई है कि जैसे कि लॉक एंड की मॉडल में ये चीज बताई गई थी ना कि जो एक्टिव साइट है वो एकदम कंप्लीमेंट्री होता है सबस्ट्रेट से, और जो सबस्ट्रेट जो है उसके कंप्लीमेंट्री होगा उसी से वो अटैच होगा और उसी से अटैच होकर जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में ऐसा नहीं बताया गया है। इंड्यूस फिट मॉडल में ये चीज बताई गई है कि एक्टिव साइट एंजाइम की इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती है, इसे जो है कंप्लीमेंट्री बनाया जा सकता है और ये जो है चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉडल और अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये चीज जो है इंड्यूस फिट मॉडल में बताई गई है। इसका पहले आप डायग्राम बना लीजिए। तो ये देखिए, ये एक एंजाइम है जिसका ये जो है ये एक्टिव साइट का शेप है और ये जो है सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो है जब इससे अटैच हुआ है तो इसके जो एक्टिव साइट है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और ये जो है अपने शेप को मेंटेन किया है जिसकी वजह से इससे अटैचमेंट हो सके और फर्दर जो है ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा और प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़े हैं और एंजाइम्स जो है क्या होते हैं, एंजाइम्स ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। अगर आप इनके नॉमेनक्लेचर को देखें तो सिस्टेमिक नेम भी है और नॉर्मल जो नेमिंग सिस्टम है, कॉमन नेमिंग सिस्टम जिसमें एज को ऐड कर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो नाम रखा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर हो गया और ये जो एक्शन ऑफ एंजाइम्स हैं, ये सारी ही टॉपिक्स जो हैं हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है एंजाइम्स का, इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एट लास्ट आपसे ये बताना है कि अगर आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपके जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें और समझें, तो आप उसके लिए हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपके जितने डाउट्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप चाहते हैं कि आप जो है अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ें तो हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है,
कि प्ले स्टोर ऐप पे जाना है, वहाँ से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।